मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। शैली के कुछ वर्क्स की चर्चा हो चुकी थी, कुछ बाकी रह गए थे, तो आज उनके बारे में। शैली की एक अगली रचना है जिसको लिरिकल प्ले, लिरिकल ड्रामा कहते हैं, प्रोमेथियस अनबाउंड। बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। प्रोमेथियस अनबाउंड लिरिकल ड्रामा है जिसको क्लोसेट प्ले भी कहते हैं या क्लोसेट ड्रामा भी कहते हैं। क्लोसेट ड्रामा का मतलब कि एक ऐसा प्ले नॉट इंटेंडेड टू बी प्रेजेंटेड और स्टेजेड बट इट कंटेन्स ऑल फीचर्स ऑफ रेगुलर प्ले। एक रेगुलर प्ले के जितने भी फीचर्स हैं, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब के सब क्लोसेट प्ले में आते हैं, लेकिन इनका मंचन करने के लिए नहीं होता है, बल्कि क्लोसेट प्ले को पढ़ करके ऐसा लगता है कि सारा दृश्य आपको अपनी आँखों के सामने मंच पर घटित होते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह के प्ले को क्लोसेट या लिरिकल ड्रामा कहते हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो प्रश्न पूछा गया है कई बार। प्रश्न ये है, इन हाउ मेनी एक्ट्स प्रोमेथियस अनबाउंड रन्स। तो कितने एक्ट में है? 4 एक्ट में। वैसे तो रेगुलर प्ले जो है 5 एक्ट में होता है, और मैंने ड्रामा की ओरिजिन और इतिहास के बारे में बताया था कि प्राचीन यूनान में जो ड्रामा लिखे जाते थे वो 2 या 3 एक्ट से ज़्यादा में नहीं होते थे। लेकिन पहली बार सेनेका ने ड्रामा के बारे में ये कहा कि कोई भी ड्रामा, चाहे ट्रेजेडी हो या कॉमेडी हो, वो 5 एक्ट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और सेनेका से पहले चाहे वो एकिलस हों, सोफोक्लिस रहे हों, यूरिपिडिस रहे हों, जिनको फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा गया है, इनके प्ले में एक्ट का सब डिवीज़न नहीं होता था। तो सेनेका ने एक और काम किया था कि एक्ट को सब डिवाइड किया था, और उसी के नाम पर एक्ट के सब डिवीज़न को सीन कहा गया। क्या? तो प्रोमेथियस अनबाउंड 4 एक्ट में है, और जो स्रोत की बात अगर की जाए तो इट इज बेस्ड ऑन एकिलस प्रोमेथिया। प्राचीन यूनान में एकिलस, जो कि फादर्स ऑफ ट्रेजेडी का एक पर्सन है, उसने एक ट्रिलोजी लिखी थी। ट्रिलोजी का मतलब 3 नाटक जिसमें एक ही में हो, उसको ट्रिलोजी कहा जाता है। तो उसने एक ट्रिलोजी लिखी थी, उसका टाइटल था प्रोमेथिया। तो पूरा का पूरा जो थीम है, शैली ने एकिलस के प्रोमेथिया से लिया है। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड प्रोमेथियस डिस्कवर्ड फायर। प्रोमेथियस नाम के देवता ने आग के रहस्य को डिस्कवर कर लिया था, खोज कर लिया था। द चीफ ऑफ गॉड जोब, जीयस और जुपिटर। लेकिन जो देवताओं का मुखिया है, जिसको हम जोब के भी नाम से जानते हैं, जीयस के भी नाम से जानते हैं, और जुपिटर के भी नाम से जानते हैं, he ordered Prometheus not to pass on the secret of fire onto mankind। उसने प्रोमेथियस को यह आदेश दिया था कि आग के इस रहस्य को मानव जाति पर उजागर न करे। बट प्रोमेथियस, seeing the suffering of mankind, told the secret of fire। लेकिन क्योंकि देवता लोग पहाड़ी पर रहते थे, ऊंचे पहाड़ पर, शिनोवा की पहाड़ी पर, और नीचे जो है मानव जाति रहती थी। मानव जाति की पीड़ा को देख करके प्रोमेथियस के दिल में बेहद उनके लिए दर्द हुआ, और उसने आग के रहस्य को मानव जाति पर उजागर कर दिया। जो flew into anger and bound him to a massive rock।
और जब इस बात का पता चला जीएस को, तो उसने प्रोमेथियस को एक विशाल चट्टान से बांध दिया। ही बिकेम सब्जेक्ट टू एंडलेस सफरिंग, और प्रोमेथियस अंतहीन पीड़ा का शिकार हुआ। एट लास्ट मदर अर्था, जिसको अर्थ कहते हैं, अर्था ने उसके ऊपर कृपा की, दया की, और फिर प्रोमेथियस को रिलीज किया, यानी कि प्रोमेथियस अनबाउंड हो गया, बंधन से मुक्त हो गया। तो ये इसकी जो है थीम है, प्रोमेथियस अनबाउंड की। अब अगर उसके शैली के अगले वर्ग की चर्चा करते हैं तो धीरे धीरे जाएंगे। मिटा दो, मैं इसको आगे लिखूं। हेलो, शैली की अगली रचना है एपिप्सिजीडियन। एपिप्सिजीडियन, एपिप्सिजीडियन वास्तव में ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है एनकाउंटर विद। एनकाउंटर विद हाफ सेल्फ, अपने आधे अस्तित्व से परिचित हो जाना, उसी को ग्रीक में एपिप्सिजीडियन कहते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो एपिप्सिजीडियन, द कंसेप्ट ऑफ एपिप्सिजीडियन इज नथिंग न्यू। इट इज बेस्ड ऑन हिंदू कंसेप्ट ऑफ ट्रू सेल्फ। वास्तव में हिंदू अवधारणा ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक अस्तित्व से परिचित होना वही एपिप्सिजीडियन है। और एपिप्सिजीडियन वास्तव में एक फिलोसॉफिकल भी है और ये यौगिक कंसेप्ट भी है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बताऊं कि एवरी पर्सन हैज़ टू सेल्फ। प्रत्येक व्यक्ति के जो है दो अस्तित्व होते हैं। इसको अगर हम एक दूसरी भाषा में समझें बड़ी आसानी से, आपने एक चीज सुनी होगी, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शंकर जी को कहते हैं। और अर्धनारीश्वर का मतलब ये नहीं होता है कि किसी स्त्री का या पुरुष का शरीर आधा स्त्री का हो या फिर आधा पुरुष का हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि यौगिक अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, माफ करना मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक उसका फिजिकल बॉडी होता है जिसको हम भौतिक शरीर कहते हैं, फिजिकल बॉडी। अगर हम फीमेल की बात करें या फिर मेल की बात करें तो एक तो भौतिक शरीर है जो प्रकट रूप से दिखाई देता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का एक लेशरिक बॉडी होता है जिसको हम स्पिरिचुअल बॉडी या आध्यात्मिक शरीर कहते हैं, वो उसके पीछे छिपा होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के भौतिक शरीर के पीछे जो एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको हम लेशरिक बॉडी कहते हैं, वो वास्तव में फीमेल होता है। तो मेल बॉडी का जो फिजिकल यानी बाह्य रूप है वो देखने में स्टाउट तो होता है जिसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन फीमेल का जो फिजिकल बॉडी है वो नेगेटिव होता है।
एक स्त्री देखने में नाजुक होती है, कोमल होती है, लेकिन उसके पीछे का जो एक शरीर है जिसको हम मेल बॉडी कहते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो प्रत्येक स्त्री का जो बाह्य शरीर है जिसको आप फिजिकल बॉडी कहते हैं वो नेगेटिव होता है, लेकिन उसके पीछे का जो पुरुष शरीर है वो पॉजिटिव होता है। और ठीक इसी प्रकार से उल्टा होता है, मेल बॉडी जो फिजिकल है वो पॉजिटिव है, पुरुष शरीर से स्टाउट होता है, हट्टा कट्ठा होता है, और इसीलिए प्रत्येक तरह के कठिन कार्यों के लिए मानव शरीर का जो बाह्य रूप है वो उपयुक्त होता है, लेकिन उसके पीछे का जो सूक्ष्म शरीर है वो स्त्री शरीर होता है जिसको हम नेगेटिव बॉडी कहते हैं। तो किसी भी लंबे संघर्ष की प्रक्रिया में मनुष्य बहुत जल्दी जो है चुक जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, एक लंबा संघर्ष नहीं कर पाता है। उसका केवल और केवल एक कारण है कि जो उसको एनर्जी मिलनी चाहिए अपने स्पिरिचुअल बॉडी से वो नेगेटिव होता है। इसी कारण से प्रत्येक पुरुष बहुत जल्दी किसी संघर्ष में थक जाया करता है, लेकिन ठीक इसके उल्टे होता है स्त्री शरीर में, जो कि बाह्य रूप से फिजिकल बॉडी में तो वो कमज़ोर है, लेकिन उसके पीछे जो एनर्जी मिलती है वो मेल बॉडी से मिलती है जिसको हम पॉजिटिव बॉडी कहते हैं। और यही कारण है क्योंकि स्त्री का जो सूक्ष्म शरीर है वो एनर्जी एडाप्ट करता रहता है अपने सूक्ष्म शरीर जो कि मेल है, पॉजिटिव है, इसीलिए स्त्रियां किसी भी संघर्ष को लंबे समय तक कर लेती हैं। और यही कारण है कि प्रकृति ने जितना भी संघर्ष का काम दिया है वो स्त्रियों के जिम्मे दिया है। एक छोटी सी बात ले लें कि एक बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में पालन करना, फिर इसके बाद बाहरी दुनिया में आकर उसका पालन पोषण करना, परवान करना, उसको एक व्यक्तित्व दे देना, ये बहुत बड़े त्याग की बात होती है। इसी कारण से हम स्त्री को माता कहते हैं। तो जितनी भी क्रिएटिविटी है प्रकृति ने किसको सौंपी है? नारी जाति को सौंपी है। लेकिन नारी जाति किसी भी संघर्ष को, स्त्रियां याद रखिएगा बहुत कम बीमार पड़ती हैं और लंबी उम्र की होती हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो स्त्रियां वो काफ़ी आगे हैं। कारण ये सिर्फ इतना ही है, आज विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि बाहर से देखने में स्त्री सफल है, कोमल है, नाजुक है, कमज़ोर सी है, लेकिन वो किसी भी संघर्ष को लंबे समय तक। अब ये कहने के पीछे केवल और केवल मेरा इतना ही उद्देश्य है कि एपिप्सिटीडियन क्या होता है कि पुरुष के भीतर जो एक स्त्री शरीर है, यानी प्रत्येक स्त्री शरीर के पीछे एक पुरुष शरीर है और प्रत्येक पुरुष शरीर के पीछे एक स्त्री शरीर है। हमको बाह्य दुनिया में अगर हमारे भीतर की स्त्री की छाया भी कहीं दिखाई दे देती है तो हमारा उससे राग, अनुराग और प्रेम हो जाता है, लेकिन हमको परफेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। वो परफेक्ट सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब हमारा एनकाउंटर हमारे भीतर की स्त्री से हो जाए। और ठीक यही बात स्त्री में है। स्त्री के भीतर का जो एक पुरुष शरीर है, अगर उसकी छाया भी कहीं बाहर दिखती है तो उस स्त्री का उस पुरुष से लगाव सा हो जाता है, लेकिन संतुष्टि नहीं। संतुष्टि तो तभी मिलती है कि जब स्त्री के भीतर छिपे हुए पुरुष से उसका मिलन हो जाए। इसीलिए योग की भाषा में इसको योग कहते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। क्या? किसी पुरुष का उसके भीतर की स्त्री से मिलन हो जाना या किसी स्त्री का उसके भीतर छिपे हुए पुरुष से मिलन हो जाना, इसी को योग कहते हैं। अगर व्यापक अवधारणा में देखा जाए तो योग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन या प्रकृति या पुरुष का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन या प्रकृति और पुरुष का मिलन, यही जो है योग होता है। तो इसी अवधारणा को लेकर के शैली ने एपिप्सिटीडियन लिखा। अब एपिप्सिटीडियन में उसने 3 कैरेक्टर का चुनाव किया। अगर ये बात मैं मिटाऊं इसको, अब तो
एपिप्सिकीडियन में शेली ने 3 कैरेक्टर, शेली हैज प्रोजेक्टेड थ्री कैरेक्टर्स पहला है उसकी जो पत्नी थी हैरियट, पहली पत्नी हैरियट मैरी गॉडविन, जिसको लेकर के भागा था, मैरी गॉडविन। और तीसरा कैरेक्टर है एमिलिया विवियानी। एमिलिया विवियानी हैरियट से उसका विवाह हुआ था, लेकिन वास्तव में हैरियट उसकी एपिप्सिकीडियन नहीं थी। माना कि हैरियट की तस्वीर शेली के दिल में थी, फिर मेरी गॉडविन की भी तस्वीर उसके दिल में थी, लेकिन इन दोनों से उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, बल्कि उसके भीतर वास्तविक जो प्रतिमा एक स्त्री की है वो एमिलिया विवियानी की है। एमिलिया विवियानी इज सिंबॉलिक ऑफ ट्रू इमेज, ट्रू इमेज ऑफ वुमन इन शेली। शेली के भीतर जो छिपी हुई स्त्री है वही जो है एमिलिया विवियानी है। और एमिलिया विवियानी वास्तव में एक इटालियन लड़की भी थी, इटालियन गर्ल, और उसी को जो है वो एक परफेक्ट ब्यूटी के रूप में लेता है, इसीलिए उसने टाइटल चुना है क्या, एपिप्सिकीडियन। बात समझ में अगर आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। हेलो। और एक चीज ये है, क्या हुआ, हेलो, हाँ चलिए, थैंक यू भैया। और एक चीज और भी नोट में ये लिख लीजिएगा, एमिलिया विवियानी इज शेलीज एंटीगोन। ये नेट में प्रश्न है डियर। नोट में लिख लीजिएगा ये एमिलिया विवियानी किसी को फोन आ रहा है, किसका? समीर बाबा क्या? हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग भैया। इज शेलीज एंटीगोन। अब एक नया शब्द आ गया आपको, एंटीगोन। एंटीगोन का मतलब होता है, गोन वास्तव में जीन शब्द से बना हुआ, और एंटी का मतलब होता है उल्टा, विरोधाभासी। मैंने यही कहा ना कि एंटीगोन का सीधा सा इतना ही कंसेप्ट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रत्येक फिजिकल बॉडी के, पुरुष के फिजिकल बॉडी के पीछे जो सूक्ष्म स्वरूप होता है उसका एंटीगोन जो होता है वो स्त्री शरीर होता है। तो एमिलिया विवियानी ही शेली की क्या है, एंटीगोन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एडोनिस पर, मिटाएं इसको। एडोनिस के बारे में तो आप सारे लोग जानते ही होंगे। इज a personal elegy composed on death of Keats। कीट्स की मृत्यु के ऊपर उसने एडोनिस नाम की एलिजी लिखी थी।
और इसी में उसने ये कहा था, शेली ने ये कहा था एडोनिस में, कि वास्तव में उसने दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। फिर प्रश्न जो है नोट कर लीजिएगा, एडिनबर्ग रिव्यू की भरपूर आलोचना की थी इन एडोनिस। शेली हैज stated Edinburgh Review the responsible of its death because this was the very magazine that had criticized Keats Hyperion. हाइपेरियन का जब प्रकाशन हुआ था तो एडिनबर्ग रिव्यू ने, जो कि साहित्यिक मैगजीन थी, उसने कीट्स की आलोचना की थी और ये कहते हुए आलोचना की, कीट्स इज एंड कैन नेवर बी अ ट्रू पोएट। स्वभावतः कीट्स जैसा संवेदनशील व्यक्ति इस आलोचना से बेहद परेशान हुआ और अंततः वो कंजम्पटिव फीवर का पेशेंट हो गया, जिसके कारण उसकी 22 वर्ष में 24 वर्ष में ही मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है शेली की रचना जूलियन एंड मैडोलो। जूलियन एंड मैडोलो वास्तव में एक कन्वर्सेशनल पोयम है, written in conversation manner। वार्तालाप शैली में लिखा हुआ है। और जूलियन कौन है इसमें? जूलियन के रूप में शेली ने खुद को दिखाया है। और मैडोलो जो है ये बायरन है। याद रखिएगा कि जूलियन और मैडोलो एक कन्वर्सेशनल पोयम है, जिसमें जूलियन के रूप में खुद को शेली ने प्रोजेक्ट किया है और मैडोलो के रूप में जो है बायरन को प्रोजेक्ट किया है। दे डिस्कस अबाउट ट्रू लव। जूलियन और मैडोलो दोनों वास्तविक प्रेम के ऊपर चर्चा करते हैं। In the course of conversation, they visit to asylum, एक पागल खाने में जाते हैं, where they meet a madman। उस पागल खाने में एक पागल व्यक्ति से दोनों की मुलाकात होती है। वो had gone mad
having been filled in love, प्रेम में असफल हो जाने के कारण वो व्यक्ति पागल हो गया था और आखिर में जूलियन और मैडोलो, खासतौर से जूलियन ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द ट्रू लव इन दिस वर्ल्ड एंड द ट्रू लव नेवर मेक्स अ मैन मैड। वास्तविक प्रेम कभी जो है वो व्यक्ति को पागल बनाता ही नहीं है। ये जो सांसारिक प्रेम है या जो लव ऑफ फ्लेश है जिसमें शरीर की मांग उठती है, ये प्रेम पागलपन की ओर ले जाता है। और वास्तविक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, यह व्यक्ति को आनंद की ओर लेकर के जाता है। और ये भी कहता है कि प्रेम के वास्तव में दो रूप हो सकते हैं। एक प्रेम वो होता है जो परमात्मा की ओर ले जाता है, एक प्रेम वो होता है जो काम की ओर ले जाता है, और दूसरा प्रेम राम की ओर ले जाता है। व्यक्ति का अपना चुनाव होता है कि प्रेम को वासना बनाने जा रहा है या फिर प्रेम को प्रार्थना बनाने जा रहा है। इसी बातों का जो है डिस्कशन है। और अगला उसका वर्क है हेल्लास। आज मैं थोड़ा सा हो सकता है कम समय दे पाऊँ। हेल्लास, HELLAS, शैली की अगली रचना है हेल्लास। इट इज अ शार्टर लिरिकल ड्रामा। शार्टर लिरिकल ड्रामा than Prometheus Unbound. प्रोमेथियस अनबाउंड से तुलना की जाए तो हेलास वो उससे छोटा है और इट इज बेस्ड ऑन एंशिएंट ग्रीक रिवॉल्यूशन। प्राचीन यूनान में एक क्रांति हुई थी और क्रांति की पृष्ठभूमि के ऊपर जो क्रांति का नायक है हेल्लास, उसके ऊपर जो है ये कविता लिखी गई है। और हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। Shelley had stated that intellectual beauty is supreme beauty. Intellectual beauty is supreme beauty. It never dies or diminishes. Or diminishes. शैली इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में ये दिखाता है कि जो बौद्धिक सौंदर्य है वास्तव में सर्वोपरि सौंदर्य है, क्योंकि बौद्धिक सौंदर्य ना तो कभी मरता है और ना ही इसका आकर्षण कभी कम होता है। और इस लिहाज से शैली बिल्कुल सही है, क्योंकि मानवता का पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, कुछ रेयर केस में, विरल मामलों में कुछ व्यक्ति खूबसूरत हुए हैं। अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो सुकरात से ज़्यादा, सॉक्रेट से ज़्यादा बदसूरत व्यक्ति कोई नहीं था। और इसी के साथ ये भी कहना पड़ता है कि सुकरात से ज़्यादा खूबसूरत व्यक्ति अभी तक मानवता पैदा नहीं कर सकी। अगर हम जर्मन के महाकवि गेटे की बात करें तो बेहद बदसूरत था, लेकिन
ये भी कहा जाता है कि जब भी कभी रेस्टोरेंट में जाता था तो लोग उठ करके उसके कपड़े गंदे कर देते थे। गंदे कर देने का मतलब वो भाव विह्वल हो जाते थे और अपने जूठे हाथों से जो है उसको गले लगा लिया करते थे। तो ये कहा जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज सुप्रीम ब्यूटी। मित्रों, आज इतना ही, और कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू भैया। हेलो।